जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में पहले आज का छोड़ो, आपको लास्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से अध्ययन किया था हम लोगों ने। तो मौर्य साम्राज्य में एक्चुअल मौर्य जो वंश थे, मौर्य वंशों में चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक थे, फिर अंतिम राजा बृहस्पति, सारी चीज़ें अध्ययन किया था। फिर उसके बाद मौर्य प्रशासन को देखा। फिर इस चैप्टर में जो चूंकि अशोक था तो अशोक ने बहुत सारे लेख लिखे, तो उसी से संबंधित ये आपके लिए चैप्टर है, उसी संबंधित ये वीडियो है। और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वैसे तो आप जब फालतू वीडियो मिल जाए तो आप और लाइक सब्सक्राइब करते हो। कल मैंने यूट्यूब पर ही जाके देखा, तुम लोग ही सुन लो। बस एक बंदा ने वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा कि वीडियो ऐसा है, उसने ये कहा कि कमेंट बॉक्स में अपने पड़ोस की भाभी का नाम लिखे। तो उस वीडियो को कम से कम मैंने देखा 10 लाख लोगों ने देखा उस वीडियो को, अब बहुत सारे कमेंट थे। जब तुम लोग गलत से वीडियो पर इतना कर सकते हो तो एजुकेशनल पर्पज से बनाया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, क्यों? ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए चैनल को लगातार लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। ये मैं रोज आपसे नहीं कहता हूँ, बस आपको ध्यान लगवा दिया। अब ये चैनल इतना डिजर्व करता है, जितना आपको मैं कंटेंट मटेरियल दे रहा हूँ डिजर्व करता है सब्सक्राइबर के लिए, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करता हूँ। तो अब सबसे पहले अभिलेख के प्रकार। अभिलेख होते क्या है? अभिलेख मतलब एक ऐसा लेख जो किसी या यूं कह लो प्रजा के काम के लिए राजा द्वारा लिखा गया, पत्रों पर लिखा गया लेख। पत्थर पत्थर कई तरीके के होते हैं, पत्थर का स्तंभ होगा, पत्थर किसी पहाड़ भी हो सकता है, वो गुफा भी हो सकती है, तो उन पर लिखा गया लेख प्रजा के लिए, यानी प्रजा के लिए लिखा गया लेख कहलाता है अभिलेख। और ये लंबे समय तक बना रहे, ऐसा नहीं तुरंत। वैसे तो कागज पे लिख लो और तुरंत खत्म करना नहीं। अभिलेख मतलब जब किसी पहाड़ी पे लिखोगे, पत्थर लिखोगे तो लंबे समय तक रहेगा पत्थर, ऐसा तो नहीं खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? इतनी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे ही अभिलेख यानी जो अशोक के द्वारा लिखे गए लेख थे वो 3 भागों में बांटे जाते हैं मोस्टली, 3 भागों मोस्टली: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख क्या है? तो शिलालेख उस लेख को कहते हैं जो डायरेक्ट पहाड़ी को काटकर, पहाड़ थे उस टाइम, तो पहाड़ी को काटा, लिखने की योग्य बनाया, लिख दिया गया, तो ये कहलाया शिलालेख। स्तंभलेख क्या है? तो स्तंभलेख क्या है? कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर पहाड़ नहीं होते। अब मान लो अशोक को दिल्ली बनवाना है या और कहीं ऐसी जगह बनवाना है जहाँ पहाड़ है ही नहीं, तो फिर भी उसको लिखना है, तो ऐसी कंडीशन में पत्थर लाते थे और पत्थरों पर लिखे जाते थे, उसे कहा गया स्तंभलेख। पत्थर के स्तंभ बना लो, कॉलम बना लो, ठीक है। एक है इसमें गुहालेख, हाँ बना गुहालेख। गुहालेख उस लेख को कहते थे शैल गुफाएं, जो रहने के लिए गुफाएं होती थी, गुहाएं, उन पर लिख दिया जाए और स्पेशली या बना दिया जाए। ये स्पेशली किसका काम करते थे? भिक्षु या संत के निवास स्थान, मतलब गुहाएं वो होती है, गुफाएं वो होती है जहाँ पर भिक्षु संत लोग निवास करते थे, उन पर भी लेख लिखे गए, तो गुहालेख बन गया। जब पत्थर को काट कर लिखे गए तो स्तंभलेख बन गया, और जब डायरेक्ट पहाड़ पे लिखा गया तो शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख को मोटे मोटे कितने भागों बांट सकते हैं? 3, 1, 2, 3। ठीक है, अब कंडीशन ये, शिलालेख कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो जो बड़े थे उनको बृहद शिलालेख बोला गया और जो छोटे थे उनको लघु बोला गया। स्तंभलेख भी कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो ये रहे बड़े बृहद, ये रहे लघु। ठीक है, कितनी बात समझ आती है? ठीक। अब मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी सबसे ज्यादा पूछा गया, आप लोग कुछ भी याद रखना, जो इंपॉर्टेंट याद रखना, 13वां। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये बात काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ये तो मोस्ट है, मैंने अलग से बता दिया। अब चर्चा करते हैं इनके टोटल जो बृहद शिलालेख मिले उनका नंबर याद रखना, 14। ठीक है, कितने? 14। ठीक।
और पूछा जाए अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? पढ़ना तो नॉर्मल काम थोड़ी था, कोई थोड़ी पढ़ सकता है। तो सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। एग्जाम में पूछा आता है अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखना जेम्स प्रिंसेप। अब आगे बात करते हैं पहला शिलालेख। तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध किया गया। उस टाइम देखो क्या कंडीशन थी, रूल था रसोई के लिए, बता दूं थोड़ा डिटेल में, 2 मोर 1 हिरण माना जाता था। तो अशोक ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया सबसे पहले। ठीक है, और साथ ही साथ उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। फालतू उत्सव होते थे, बलि लिया है, मतलब कुछ गलत टाइप के, तो इन सारी चीजों पर क्या किया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। एग्जाम में पूछेगा पशु बलि की निंदा या पशु हत्या का प्रतिबंध किस शिलालेख में देखने को मिलता है? अशोक का कौन से शिलालेख में? पहले शिलालेख में। ठीक है, दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख किया। उसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया, घोषणा की कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा होनी चाहिए, उसका वर्णन किया। ठीक है, और फिर राजा की आज्ञाएं थी 14 उसमें लिखा भी। ठीक है, तीसरे शिलालेख में बोला राज्य के अधिकारियों को उसने ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर दिया कि हर 5वें वर्ष राज्य के दौरे पर जाएं, राज्य को देखने जाएं, अपनी प्रजा में जाएं, सबने क्या समस्या, क्या अच्छा है बुरा, मतलब एक तरह से प्रजा के बीच में जाएं। ठीक है, चौथा धम्म नीति की घोषणा की। धम्म नीति का मतलब है, धम्म का मतलब धर्म, मतलब धर्म को फॉलो करो, धर्म नीति घोषणा की। पांचवा धर्म महामात्रों को, धर्म महामात्रों ऐसे अधिकारी कहा जाता है जो धर्म को पालन कराते थे। तो ऐसे अधिकारियों को नियुक्त की धर्म महामात्रों, धर्म के पालन कराने वाले अधिकारियों क्या बोला सबने? धर्म महामात्रों। इनकी नियुक्ति का वर्णन मिलता है 5वें शिलालेख। छठे शिलालेख बोला आत्म नियंत्रण की शिक्षा। आत्म नियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल। बहुत से गलत काम कर देते हैं, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो। ठीक है, मतलब ठीक है, सातवें कितने वही बात। सातवां ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट, यहाँ लगा देना। पूछा जाए अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 7वें शिलालेख में। ये आप याद रखना, बता दूंगा आपको, उतनी याद रखनी है। ठीक है, फिर भी एक बार सारे देख लो। 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा। धर्म का मतलब होता है धर्म, पाली भाषा में। तो धर्म यात्रा, कुछ उसने तीर्थ यात्रा की हुई, कुछ धर्म से संबंधित यात्राएं की होगी। समझो इस बात को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 9वें शिलालेख में उसने सच्चे शिष्टाचार और सच्ची भेंट का वर्णन किया। देखो सच्ची शिष्टाचार क्या, उसका कहना था चाहे सेवक हो चाहे दास हो, सबके साथ कैसा व्यवहार करो? अच्छा व्यवहार करो, सच्चा शिष्टाचार। ठीक है, 10वें शिलालेख राजा और अधिकारी। राजा और अधिकारी दोनों के लिखा, किसके हित में काम करे? हमेशा प्रजा के हित में। ठीक है, तो ये सारी आदेश आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे सही दे रहा है ऑर्डर, कोई गलत थोड़ी लिख रहा है अपना आगे। ठीक है, 11 धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ, धर्म का धर्मदान को सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका कहना था या उसका लेख में लिखा धर्मदान ही सबसे अच्छा दान है। ठीक है, और बाकी धर्म के लिए दान करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री के अधिकारियों और स्त्री में धर्म महामात्रों की नियुक्ति जैसे यहाँ पर करवाए, तो ऐसी स्त्रियों के धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 13वें कलियुग का वर्णन, और 14वें में अशोक ने बोला सारी जनता को धार्मिक जीवन बिताने का आदेश दिया। कैसा जीवन बिताना चाहिए? धार्मिक। तो आप याद रखिए 7वां, 8वां, 13वां, पहला, दूसरा एग्जाम के लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और अब ऐसे कोशिश कीजिए सारे याद हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं लघु शिलालेख। कुछ तो बड़े थे, कुछ छोटे थे, इनका सिर्फ वो पूछ लेते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में कहाँ पर है। तो रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश में, गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश, सासाराम तो बिहार में पड़ता है, डबरू राजस्थान एग्जाम में पूछा गया काफी बार, इंपॉर्टेंट है। मास्की कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, एरमुडी आंध्र प्रदेश एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट। अरोरा उत्तर प्रदेश, और चूंकि उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है मिर्जापुर। अरोरा जो स्तंभ लेख और लघु शिलालेख अशोक का, ये मिलेगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। आगे गोभी मठ मैसूर में, पालकी गुडू आंध्र प्रदेश में, राजूर मध्यगिरी, ये आंध्र प्रदेश में मध्यगिरी होगा, सिद्धपुर कर्नाटक में, जटिल रामेश्वर कर्नाटक में। तो कुछ जो मैं 2-4 बताया वो आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनकी सब लोकेशन पूछते हैं। ठीक है, जैसे यही पूछ लेगा कि जटिल रामेश्वर कहाँ पर है? कर्नाटक। किस राजा से संबंधित है? अशोक से, कुछ ही पूछ सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अशोक ने उसी टाइम, चूंकि आपने देखा अशोक ने इतने सारे वर्णन किए अपने शिलालेख में, धर्म का प्रचार, बार बार धार्मिक जीवन, धर्म महामत, बार बार धर्म की घोषणा की, तो फिर इसने धर्म प्रचार के लिए कुछ लोग विदेश में भी तो भेजे होंगे। तो सबसे पहले इसमें महेंद्र और संघमित्रा, एक पुत्र था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा, को किस देश में प्रचार के लिए भेजा? श्रीलंका। ये एग्जाम में पूछा जाता है, महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा प्रचार के लिए? श्रीलंका में। ये काफी बार पूछा गया, ठीक है, एग्जाम में। आप लोग कमेंट बताओ, पिछले वीडियो में बताया था महेंद्र और संघमित्रा का माता का नाम क्या था? ध्यान है। मज्जांतिक को भेजा इसने कश्मीर में धर्म के प्रचार के लिए। महारक्षित को भेजा इसने यूनान देश में, यूनान का आप चर्चा कर चुके हैं पहले, यूनान में उसने समझाया था। महाधर्मरक्षित को भेजा इसने महाराष्ट्र में। महादेव को भेजा महेश मंडल, मतलब मैसूर के आसपास। रक्षित को भेजा वनवासी, वनवासी पड़ता है कर्नाटक के, कर्नाटक। धर्मरक्षित ये इंसान के नाम है। धर्मरक्षित को भेजा। अपरांतक का मतलब था पश्चिमी क्षेत्र, भारत के पश्चिमी राज्यों में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। और मज्जिम को भेजा हिमालय देश, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, तो याद रखना। तो जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए महेंद्र संघमित्रा पूछे किस देश में भेजा गया था, तो श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। चाहो तो सारे रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा डाल लो उनपे। आगे अब बृहत स्तंभ लेख पर बात करें। स्तंभ लेख जो पत्थर काट के बनाई गई थी, ठीक है। तो मेरठ स्तंभ लेख, पहले तो मेरठ में था, आज है दिल्ली में। इसको मेरठ से दिल्ली लेके गया था फिरोज शाह तुगलक, याद रखना है, पूछ लेते हैं। मतलब पहले तो मेरठ में था, लेकिन दिल्ली किसने पहुंचाया? फिरोज शाह तुगलक ने। टोकरा स्तंभ लेख, पहले था हरियाणा में, अब है दिल्ली में। इसको भी किसने पहुंचाया दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक ने। पहले तो हरियाणा में था, अब दिल्ली में। प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद में पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार की चंपारण, बिहार की चंपारण। लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण में, ठीक है, और रामपुरवा यूपी में, सारनाथ के आसपास, ठीक है। तो स्तंभ लेख याद रखना। कुछ लघु स्तंभ लेख है। अगला है भूमध्यदेही स्तंभ लेख, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। और ध्यान रखना, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों कहा था? कि अशोक ने उस टाइम राजस्व को 1/6 की जगह कर दिया था, 1/8, मतलब टैक्स को घटा दिया था। जो खेतों में राजस्व होता है, कृषि टैक्स था, जो भी टैक्स था सिस्टम उपज का टोटल का, उसे कितना कर दिया? पहले 1/6 था, बाद में कर दिया 1/8 घटा दिया, ठीक है। और ये सबसे छोटा अभिलेख भी है इनका लघु स्तंभ लेख में, याद रखना। मुझे सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा लघु में? ब्रह्मपुत्र। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल की तराई में। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप वही बनवाया। सारनाथ स्तंभ लेख यूपी में। कौशाम्बी स्तंभ लेख पड़ता है यूपी में, और इसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक की रानी कारूबागी का वर्णन इसी अभिलेख में। अशोक की रानी मैंने बताई थी पहले चैप्टर में, क्या क्या नाम था? एक देवी थी, तिस्रचिता थी, कारूबागी थी, पद्मावती थी। ये सारे बताए थे नाम भी, बताए थे, याद होना चाहिए। तो कारूबागी वही है, ठीक है, दिमाग बताया था। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका, ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। साथ में अशोक का भी हो गया। आप लोग उसको लगातार बार बार वीडियो देखिए, रिवाइज करते रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।